हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग महाराष्ट्र सेट का जो 2024 का एग्जाम हुआ था, राइट, उसका मैं एग्जाम एनालिसिस कराने वाली हूँ। इस पूरे लेक्चर में मैं आपके साथ डिटेल में पेपर के बारे में पूरा डिस्कस करूंगी। कैसा पेपर आया था, क्या डिफिकल्ट लगा आप लोगों को, क्या इजी लगा, वो सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। एंड साथ ही साथ मैं एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करूंगी कि कट ऑफ क्या होने वाली है। ठीक है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आंसर की बताऊं, तो देखिए आंसर की खुद ही महाराष्ट्र सेट वाले दे देंगे। जब वो देंगे तब हम आंसर की को देख लेंगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो लोग जो आंसर की देंगे वो हमेशा राइट होगी, रादर देन आप अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखते रहेंगे, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस के हिसाब से आपकी अलग अलग मार्क्स होती रहेंगी। तो मैं आंसर की में कभी बिलीव ही नहीं करती, अगर वो किसी इंडिविजुअल ने दी है तो। राइट, आप खुद से पेपर दे के आए हैं, आपको खुद को समझ में आना चाहिए अपने पेपर देने के बाद कि वेदर आपको एग्जाम सही लगा कि नहीं लगा, अच्छा गया कि नहीं गया। राइट, एंड ह्यूज शाउट आउट टू उन स्टूडेंट्स के लिए, ऑलमोस्ट अनिल, अल, शिफा, विपुल, हर्षाली, देन मोनाली, आप सब ने मुझे पेपर्स सेंड किए थे। सो वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले मैं एनालिसिस किसका करने वाली हूँ, पेपर वन का। ठीक है, तो अगर आप पेपर वन को देखें तो यहाँ पे पहले ही पैसेज आया था। ठीक है, और ये पैसेज बेसिकली महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ मैसेज था। ठीक है, पैसेज था पूरा गांधी जी से रिलेटेड और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से रिलेटेड मैस पूरा का पूरा एक पैसेज था। ठीक है ना, अब ये पैसेज मुझे काफी हद तक इजी लगा, क्योंकि मैंने इसको अगर सॉल्व करने की तो मेरे से ये पैसेज इजीली सॉल्व हो गया। तो वन ऑफ द इजीएस्ट पैसेज था, कुछ इसमें घुमा फिरा के बातें नहीं की गई थी। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन जिसमें ये टर्म का मीनिंग पूछा था, जो अगर आपको इंग्लिश ठीक से आती होगी तो आप निकाल पाओगे, अदरवाइज आप मराठी में पढ़ सकते थे, इसको समझ सकते थे तो आप उल्टा इजीली निकाल सकते थे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन अगर मुझे कोई कोई क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं जमता है ना, तो मैं मराठी में उसको देखने की करती हूँ, तो मराठी से उल्टा मेरा आंसर निकल रहा था इस क्वेश्चन का। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला आपका टॉपिक क्या आया है, नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन आया है सिक्स्थ क्वेश्चन से। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन अगेन इजी आया है, यानी सेकेंड यूनिट भी इजी आई है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपकी आरसी भी इजी थी, और फिर आपका कम्युनिकेशन से भी इजी इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी ये 10 क्वेश्चंस में तो आपकी मिस्टेक ना के बराबर होनी चाहिए थी। ठीक है, प्रसार भारती क्या है, ये वो सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आए थे, कुछ भी नया जैसा नहीं था। ठीक है, फिर हम आते हैं आपकी थर्ड यूनिट की तरफ, जो कि है मैथमेटिक्स। ठीक है, या मैथमेटिकल रीजनिंग। ये मुझे थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लगी मैथमेटिकल रीजनिंग। क्यों? क्योंकि ना अतरंगी सतरंगी सी चीजें पूछी थी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, या अर्थमेटिक मीन तो सिंपल था, लेकिन बाकी इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे वो मुझे काफी हद तक डिफिकल्ट लगे। जैसे ये कुछ दिया हुआ था, या ये एक्स एंड वाई का क्वेश्चन था, तो ये काफी हद तक मेरे को क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे। और ये मेरी सॉल्यूशन नहीं है, जिस स्टूडेंट ने भेजा है उसने शायद कुछ किया हुआ रहेगा पेपर के दौरान। ठीक है, सो मेरे हिसाब से मैथमेटिकल रीजनिंग ओवरऑल सबको ही डिफिकल्ट लगा है, जैसा मुझे स्टूडेंट से भी बोला है, जैसा मुझे पेपर में भी दिखा। ठीक है, देन आते हैं हम एलआर पे, लॉजिकल रीजनिंग पे। मेरे हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग इजी आया है। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पे सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन था कोड लैंग्वेज का, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन था, कोड लैंग्वेज से दो क्वेश्चन पूछे थे, और यहाँ पे डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से ये इजी आया था, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं था। देन आता है आपका डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी आप देखेंगे ना तो काफी हद तक इजी था। ठीक है, मेरे हिसाब से इसकी कैलकुलेशन भी इजी थी, अगर आप पॉइंट को इग्नोर करके कैलकुलेशन करते ना तो आप फटाफट कैलकुलेशन कर पाते थे। तो मेरे हिसाब से डेटा इंटरप्रिटेशन आपका इजी आया है, ज्यादा तो डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन। ये तो पहले वाले से भी और भी इजी है। ठीक है, और यहाँ पे पाई डायग्राम को यूज करना था। ठीक है, यानी ये पूरा डेटा एक पाई डायग्राम का डेटा है, ऐसे अज्यूम करके आपको उसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो काफी हद तक मेरे को तो ये डीआई इजी लगा, इजीली सॉल्वेबल लगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको सिर्फ कर्व की शेप पूछी है, नेचर पूछा है। ठीक है, तो अगेन इजी था, कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, देन यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, अभी आईसीटी यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, आईसीटी में यहाँ से आपसे पूछा है करेक्ट पेयर क्या है। तो ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इन दोनों में एच टी टी पी और एच टी टी पी एस में डिफरेंस क्या है,
यानी आईसीटी भी मेरे हिसाब से इजी था, बेसिक बेसिक पूछा था, ठीक है। तो ज्यादा पेपर वन मेरे हिसाब से आपका डिफिकल्ट नहीं आया है ओवरऑल। देखिए स्वयं से रिलेटेड नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन कौन सा नहीं है वो पूछा है, ये मैंने आपको कराया था जब मैंने आपको डिजिटल इनिशिएटिव्स का लेक्चर दिया था ना सेकेंड लास्ट डे पे। तब मैंने आपको पहला पहला ही स्वयं डिस्कस किया था, और स्वयं में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है ना। तो देखो क्वेश्चन आया है वहां से, ठीक है। देन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये अब यहाँ से आपका एनवायरमेंट शुरू हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको इसका लेक्चर दिया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट में था ना। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब जो भी जितना भी एनवायरमेंट यहाँ पे आया है ना, एनवायरमेंट मेरे हिसाब से तो मैंने बोला ही था 2-3 क्वेश्चन ही आप कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर प्रॉपर, मैं तो एटलीस्ट कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए बाकी क्वेश्चंस तो ऊपर से जाने के बराबर ही है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे वो आ गए, वही हमारे लिए बहुत है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगेन मीडियम था, एनवायरमेंट इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, इतना इजी भी नहीं था। 2 क्वेश्चन आते थे, 3 क्वेश्चन नहीं आते थे, वो तुक्के पे ही करने होते थे, ठीक है। देन आता है आपका हायर एजुकेशन, ठीक है। अब आप हायर एजुकेशन को देखोगे ना, तो मेरे हिसाब से ना यहाँ पे जो हायर एजुकेशन के क्वेश्चन आए हैं ना, काफी हद तक ये ट्विस्टेड आए हैं, है ना। बहुत ही ट्विस्टेड है, टेढ़े मेरे क्वेश्चंस दिए हैं, इजी इजी नहीं दिए हैं, ट्विस्टेड से क्वेश्चंस दिए हैं। तो मैं इसको अगेन मीडियम कैटेगरी में रखूंगी। ज्यादा इजी भी नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बीच बीच में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, आपका टीचिंग शुरू हो रहा है, फर्स्ट यूनिट आपकी शुरू हो रही है, ठीक है। टीचिंग अगेन इजी था मेरे हिसाब से, ठीक है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे, बेसिक लॉजिक लगाना था आपको टीचिंग में, और आपके सारे आंसर्स सॉल्व हो जाते थे। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपने नहीं पढ़ा हो या पहली बार देखा होगा पेपर में जाके, इजी था टीचिंग, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट एंड फाइनल यूनिट आता है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगेन रिसर्च में भी इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है रिसर्च। पॉजिटिविज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, साइटेशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं जो बेसिक है ऑफ रिसर्च, राइट। तो ये था कुछ आपका पेपर। अगेन रिसर्च भी मेरे को तो इजी लगा पर्सनली भी, एंड बाकी स्टूडेंट से भी मैंने बात की है, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से पेपर वन काफी हद तक इजी आया है। मेजोरिटी क्वेश्चंस पेपर वन के इजी थे, एक्सेप्ट फॉर मैथ्स, मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगा सबको, बट मोस्टली ओवरऑल देखा जाए, ऑल इन ऑल अगर 7 to 8 यूनिट्स आपकी इजी आई है, इसका मतलब है ओवरऑल पेपर वन आपका इजी था, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज नोट करने की यहाँ पे क्या है ना, कि इस बार जो पेपर वन आया है, वो कैसा आया है ना, ट्रेंड से हटके आया है। पेपर वन ने ट्रेंड फॉलो नहीं किया है पीवाईक्यूज के, ठीक है ना। जो भी हमारा पीवाईक्यूज का ट्रेंड था कि सपोज लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आता था, या जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आता था, तो मैंने आपको जब 4 साल के पीवाईक्यूज कराए थे ना, तो उसमें मैंने आपको पूरा जब सॉल्व करवाती थी, तो आप देखते थे सेम सेम टॉपिक से ना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते थे, राइट। तो वो ट्रेंड इस बार फॉलो नहीं हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है, अगर आप में से कोई सच में पूरा का पूरा पेपर वन स्टडी करके गया है अच्छे से, हाँ, सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं बल्कि पूरा पेपर वन स्टडी करके गया है, ठीक है। यानी जिसने ऑलमोस्ट 3-4 महीने 6 महीने पहले से जिसने पढ़ाई करना शुरू किया था, उनको ये पेपर वन डेफिनेटली इजी लगा होगा। और जिन लोगों ने लास्ट के कुछ दिनों में सिर्फ पढ़ाई की है, सिर्फ पीवाईक्यूज करके गए हैं, सिर्फ कुछ कुछ पोर्शन करके गए हैं, तो उनको ये पेपर शायद डिफिकल्ट लगा हो, क्योंकि ट्रेंड से अलग आया है इस बार पेपर। तो उस हिसाब से ये पेपर उन स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा से बोलती हूँ, देखो हमेशा पूरी पढ़ाई करनी चाहिए, राइट। जरूरी नहीं है हर बार सेट वाले एक ट्रेंड को फॉलो करेंगे, राइट। तो ये कुछ बात थी आपकी पेपर वन के बारे में। ओवरऑल पेपर वन मुझे तो इजी लगा, भले ट्रेंड के अगेंस्ट आया है पेपर, लेकिन फिर भी पेपर इजी था मोटा मोटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर टू कॉमर्स की, फिर मैं आपको एंड में कट ऑफ बता दूंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका है पेपर टू कॉमर्स, ठीक है। अब अगर मैं पेपर टू कॉमर्स की बात करूँ, तो अगेन इस पीडीएफ में ना मार्किंग की हुई है, ये मार्किंग मैंने नहीं की है, ठीक है ना। ये उस स्टूडेंट ने मार्किंग की है जिसने मेरे को भेजा है ये पेपर, तो प्लीज मत समझिएगा कि मैंने यहाँ पे कुछ आंसर्स मार्क किए हैं, ये मेरे मार्क किए हुए आंसर्स नहीं है, ये उस स्टूडेंट के मार्क किए हुए आंसर्स है, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटी पेपर टू की भी बात करूँ ना, तो अगेन
जो मेरा एनालिसिस बोलता है, पेपर 2 आपका काफी हद तक मॉडरेट सा रहा है, यानी थोड़ा सा इजी भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी सेट किया गया है, यानी मोटा मोटी पेपर 2 मॉडरेट सा आया है। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस गो थ्रू किए हैं पेपर 2 के। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे भी पेपर 2 में ट्रेंड, जो पीवाईक्यूज का ट्रेंड था वो इस बार फॉलो नहीं हुआ है। यानी जिन लोगों ने एंड में सिर्फ पीवाईक्यूज देख लिए थे और वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ट्रेंड फॉलो नहीं किया है, महाराष्ट्र सेट वालों ने। ठीक है, तो जिन लोगों ने सच में पूरा पेपर पढ़ा होगा, पेपर 2 कॉमर्स पढ़ा होगा 6 महीने से, उनको ही ये पेपर मॉडरेट सा लगेगा। अदरवाइज आप सब लोगों को, जिन लोगों ने लास्ट में उठ के पेपर किया होगा, पेपर की प्रिपरेशन की होगी, उनको ये पेपर डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि अगेन ट्रेंड के अगेंस्ट गया है ये पेपर। जैसे आज तक हमें पेपर देखने मिलता था वैसा पेपर नहीं आया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए ही नहीं है ज्यादा, ना के बराबर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए, इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आए हैं एज कंपेयर टू जैसे नॉर्मली आते थे, उतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं देखने को मिले। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जिस जिस यूनिट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, उसमें तो बहुत नॉर्मल बात है कि वो लोग थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिकल आपसे पूछेंगे ही, बट अदरवाइज यहाँ पे क्या है, इतना प्रैक्टिकल कुछ नहीं आया है। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट गया है पेपर काफी हद तक। तो अगर आपने सच में स्टडी की होगी तभी आप इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एनालिसिस पे आते हैं फाइनली। ओवरऑल मैंने दोनों पेपर का एक हाईलाइट तो दे दिया है कि क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधी मुद्दे की बात कि मैम अब अगर हम पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स मिला दें, ठीक है, तो आपके हिसाब से ओवरऑल कैसा गया होगा पेपर? तो ओवरऑल मेरे को लगता है अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने 6 महीना पहले से स्टार्टिंग से जिसने प्रिपरेशन की थी, ठीक है, उनको ये पेपर इजी टू मॉडरेट लगेगा। ठीक है ना, उनके लिए ये पेपर इजी टू मॉडरेट है। और जिसने एंड में आके प्रिपरेशन की थी उनके लिए ये पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 मिला के मैं बोल रही हूँ। हाँ, ठीक है, तो दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक वो जिन्होंने स्टार्ट से प्रिपेयर किया था, एक वो जिन्होंने एंड में प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो ये एक बात रही। दूसरी बात रही रिगार्डिंग कट ऑफ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो इस बार मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट 60 to 65% आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, 60 to 65% ये मेरी प्रोडिक्शन है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, रियल कट ऑफ कितनी होगी वो जब आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, बट मेरे को लगता है 60 to 65% आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट के हैं तो आपको पेपर 1 पेपर 2 मिला के आपके कम से कम 60 to 65% मार्क्स आनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है ना, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ठीक है मैम, हमें कट ऑफ आपने बता दिया, हमें पेपर आपने थोड़ा बता दिया, लेकिन अब बताइए आगे क्या करें ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आगे क्या करें? आगे क्या करें वो भी तो देखना है ना, वे अहेड क्या है, अब क्या करें हम लोग? अब क्या हम रिजल्ट का वेट करें या क्या करें, या आप आंसर की डिस्कस करोगे? तो पहली बात तो मैं पहले से ही बोल चुकी हूँ, आंसर की मैं डिस्कस नहीं करूंगी। आंसर की जब आएगी ऑफिशियली तब मैं देखूंगी। क्यों? क्योंकि कुछ अगर उनके तरफ से आंसर की में मिस्टेक होगी तो मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। पूरे आंसर की अभी डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का फिर मेरे को एक्सप्लेनेशन लॉजिक सब देना पड़ेगा, जो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑफिशियल आंसर की आने का ही मैं वेट करूंगी। ठीक है, और रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है ये भी आपकी एक कॉमन क्वेरी रहती है, तो मान के चलिए 2 से 3 महीने मिनिमम लगेंगे रिजल्ट आने में। ठीक है, 2 to 3 months मान के चलिए, यानी मोटा मोटी जून तक मान के चलिए। ठीक है, अभी तो इलेक्शन से एनीवे तो हो सकते हैं और थोड़ा लेट हो जाए। ठीक है, तो मोटा मोटी 2 से 3 महीने लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर क्या है, जून में आपका नेट एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब मेरी सजेशन आप सबके लिए वही रहेगी, प्लीज रिजल्ट का वेट करेंगे हम लोग, नो डाउट रिजल्ट आएगी तब देख लेंगे रिजल्ट को, लेकिन अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, अभी से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, आपको ऑलमोस्ट 3 महीने हैं अभी भी, अप्रैल मई जून, राइट, इन 3 महीनों को अच्छे से यूज करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसकी प्रिपरेशन में भी मैं आपकी मदद करूंगी नो डाउट। मैंने कल ही पोल
पोल किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि नेट के जून के एग्जाम के लिए मैं आपके लिए क्या हेल्प करूँ आपकी प्रिपरेशन में, राइट, आपको किस तरीके के लेक्चर्स चाहिए। तो जो भी उस पोल का रिजल्ट है मैं उस हिसाब से क्या करने वाली हूँ, अभी कल परसों से लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे नेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। PYQs है या लेक्चर्स है जो भी है मैं वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हो पेपर 2 कॉमर्स के एंड पेपर 1 के बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लीज जाके देखो, वहां से शुरुआत करो। 1000 PYQ सीरीज अवेलेबल है कॉमर्स की, ठीक है, नेट एग्जाम की, उसको जाके देख सकते हो आप लोग, है ना। इसके अलावा मैंने जून 2023 का दोनों शिफ्ट का पेपर कॉमर्स का सॉल्व करवाया है, वो देख सकते हो। तो इतना कुछ तो ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। तो एटलीस्ट जब तक मैं कल परसों से स्टार्ट करती हूँ आप लोग यहाँ से शुरू तो करो, जो भी आपकी वीकनेस है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, रुकिए मत, टाइम मत वेस्ट कीजिए। एग्जाम हो गया इसका मतलब ये नहीं है हम रुक जाएंगे, है ना। आगे बढ़िए और जरूर से अभी नेट एग्जाम की तैयारी कीजिए, बिकॉज एनीवे अगर आपको फ्यूचर में PhD करनी है अभी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। भले आप सेट क्वालिफाइड होंगे तो भी आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर आपको अभी PhD में एडमिशन लेनी है 2024 से, राइट। तो इसलिए प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी आप लोग, 3 महीने हैं, आज से कल से ही प्रिपरेशन करने पे लग जाइए। कल मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं पूरा वीडियो लेके आऊंगी आपको, लास्ट 3 महीनों में किस चीज पे फोकस करना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगी एंड परसों से आपके लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर है, राइट। सो थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए एंड ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी 7 अप्रैल को एग्जाम दे के आए हैं, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।